जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा चैप्टर 13 का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम ओहम्स लॉ पढ़ेंगे। ओहम्स लॉ जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लेकिन लॉन्ग में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता आजकल। लेकिन बहरहाल ये बड़ा बेसिक टॉपिक है, समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, वेलकम बैक। स्क्रीन पर बेटा आप लोग देख रहे हैं, बुक का व्यू आपके सामने है। ये सामने ओहम्स लॉ है, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप पे देख रहे हैं। ओहम्स लॉ स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, आगे रेजिस्टेंस है, कंडीशंस फुलफिल्ड फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओहम्स लॉ। फिर उसके बाद है ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स और ऑथर पे ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक आज का लेक्चर। चलिए अब हम चलते हैं अपनी मेन जो हमारी टीम है उसकी तरफ। और ये आ गई स्क्रीन। ओके, कि आज के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी जो टॉपिक्स हमने करने हैं, ये मैं वीडियो के शुरू में भी आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले तो हमने ओहम्स लॉ पढ़ना है। और ओहम्स लॉ में हम क्या चीज डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है अप्लाई पोटेंशियल। दूसरा जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज है। और तीसरी जो चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द सिग्नल्स वेदर ओहम्स लॉ इज ओबेड और नॉट। यानी कुछ कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे कि ओहम्स लॉ ओबे हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए कुछ कंडीशंस। अच्छा, ये सारा कुछ पढ़ने के लिए आपको पहले से जो चीजें पता होनी चाहिए वो क्या है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पहले भी मैं आपको पिछली वीडियोस में भी यही वाले पॉइंट्स थे डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड देन चार्जेस मूव्स फास्टर। तो जब पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो चार्जेस ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। ये वैसे मैं आपको पिछले लेक्चर में भी ये बात बता के आया हूँ, लेकिन यहाँ दोबारा हम ये बात डिस्कस। सबसे पहले हम आ जाते हैं ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट इसकी बड़ी सिंपल है। मैं उसको पहले मैथमेटिकली बता देता हूँ और उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ लूंगा, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स की समझ आ गई है तो स्टेटमेंट बड़ी ही आसानी से समझ आ सकती है। बेटा फर्स्ट करें, आपके पास ये मैं सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ। आपके पास ये है एक मेटेलिक वायर कंडक्टर है। इसको आपने बैटरी के साथ अटैच कर दिया। अब मैं इससे पहले भी आपको बता के आया हूँ कि अगर कोई मेटेलिक वायर है, कोई कंडक्टर है इस तरह का सॉलिड फॉर्म में, तो उसके अंदर कुछ एटम्स हैं जो फिक्स होते हैं अपनी जगह पर, क्योंकि सॉलिड है ना। तो फर्स्ट करिए जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये है वो वाले फिक्स एटम्स। और ये अपनी जगह पे रहते हुए सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ये देखिए मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि ये इनकी वाइब्रेशन का पाथ है। इसी तरह ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स बना रहा हूँ ये है असल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बैटरी के लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये पहले भी बात हम बहुत डिटेल में डिस्कस करके आए हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये बैटरी के लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अगर मैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन देखूंगा तो वो किस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट, यानी बैटरी के हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। अच्छा, आप ये नोट आप करेंगे कि थ्रू आउट द बुक हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ही डिस्कस किया करेंगे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है अगर वो एक डायरेक्शन में है तो जितना इलेक्ट्रॉनिक करंट एक डायरेक्शन में होगा उतना ही कन्वेंशनल करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो चूंकि पुराने वक्तों से हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को करते आए हैं तो अभी भी हम थ्रू आउट द बुक, थ्रू आउट द टॉपिक्स
हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ही डिस्कस करेंगे, इससे मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा देखिए अब है क्या, देखिए जब आप पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, यानी बैटरी को आपने कनेक्ट कर दिया, तो कन्वेंशनल करंट ये जो मैंने अभी शो किया है ये भी फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और कन्वेंशनल करंट की वैल्यू जो है वो सारी की सारी डिपेंड करेगी पोटेंशियल डिफरेंस पर। अगर आप बैटरी का अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से चार्जेस जो है उन पर ज्यादा फोर्स लगेगी, और जब चार्जेस पर ज्यादा फोर्स लगेगी तो वो ज्यादा तेजी से फ्लो करेंगे, और जब वो ज्यादा तेजी से फ्लो करेंगे तो हम कह सकते हैं कि करंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इस सामने आप ये वाली एक एक्सप्रेशन देख लें, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें ये बात ध्यान में रखें कि पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट है और करंट डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है, और जो क्या बोलते हैं उसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हमेशा राइट साइड पे लिखी जाती है। तो इसलिए अ, मैंने यहाँ पर ये काम कर दिया है, I इज प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा इसमें ये बात अपने माइंड में रखें, अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो आता है 1/r। इसको हम राउंड ऑफ उस तरफ ले जाके दूसरी साइड पे ले जाके हम ये रिलेशन बना देते हैं, V इज इक्वल टू IR, जो आपको ओहम लॉ के लिए हर जगह पे लिखा हुआ नजर आता है। तो ये रिलेशन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें 1/r, क्या इसका रेसिप्रोकल जो r है ये क्या चीज है? बेटा ये बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसमें जो कैपिटल R है इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। लेकिन चूंकि मैंने अभी आपको मैथमेटिकल फॉर्म समझाई है, अब मैं स्टेटमेंटल फॉर्म की तरफ जाता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ मजीद चीजें हैं समझने वाली। ठीक हो गया? अच्छा एक और चीज है, फर्ज करें हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं। ओहम लॉ जो है वो सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की बात नहीं करता। ओहम लॉ जो है ये लीनियर रिलेशन की भी बात करता है। ये आप देखें, पोटेंशियल की पावर भी 1 है और करंट की पावर भी कितनी है? 1। ऐसा रिलेशन जो है इसका मतलब होता है लीनियर रिलेशन। खाली डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, एक को कम करने से दूसरी भी कम हो जाए। ये सिंपल है डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन लीनियर रिलेशन का मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी को जितना बढ़ाएं दूसरी भी उतना ही बढ़े। यानी एक क्वांटिटी को अगर आप डबल कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी डबल ही हो। लेकिन अगर एक क्वांटिटी को डबल करने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ तो रही है बट डबल नहीं हो रही, डबल से थोड़ा कम बढ़ी है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट रिलेशन तो है बट लीनियर रिलेशन नहीं है। ठीक है जी, बात समझ आ गई? तो डायरेक्ट रिलेशन से एक स्टेप आगे की बात है लीनियर रिलेशन। तो लीनियर रिलेशन में ये बात याद रखें कि हमेशा दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जो ग्राफ है वो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा। ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना है ये लीनियर रिलेशन की पहचान है। देखें, फर्ज करें मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लेता हूँ। अगर आप इन पॉइंट्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ मिलाएं तो आप गौर करेंगे जितना यहाँ तब्दीली आ रही है उतना ही वाई एक्सिस पे तब्दीली आनी चाहिए रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू। ठीक है? तो जिस लिहाज से हम एक्स एक्सिस पे तब्दीली करेंगे उसी तरह से अगर वाई एक्सिस पे तब्दीली आती है then that graph must be inclined straight line, और ऐसे रिलेशन को बोलते हैं लीनियर रिलेशन। अच्छा यहाँ एक और मजे की बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर देंगे, यानी आप इसके टेम्परेचर को फर्ज करें बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा? एटम्स की वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगी, उनका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा,
और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के साथ आके कोलाइड कर रहे थे, जिनको गुजरने के लिए एटम के साथ कोलाइड करना पड़ रहा था, उनको ज्यादा कोलाइड करना पड़ेगा। जितना ज्यादा कोलाइड करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ कोलिजन जितने बढ़ जाएंगे, ऑपोजिशन उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब आप दोबारा उसी चीज पे आए। अब अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा तो करंट उतना नहीं बढ़ पाएगा। ओम लॉ कहता था ना कि पोटेंशियल को जितना बढ़ाएं, करंट भी उसी रेशो से बढ़े। यानी अगर पोटेंशियल को 4 टाइम्स करें तो करंट भी 4 टाइम्स ही हो। लेकिन अगर आप उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब आप पोटेंशियल ज्यादा बढ़ाएंगे लेकिन करंट उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एटम्स की वाइब्रेशन फास्ट हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स के एटम के साथ चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ चुके हैं। इसलिए अब करंट बढ़ेगा तो सही, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है अब लीनियर रिलेशन कायम नहीं रहा, अब ग्राफ कर्व लाइन हो जाएगा। ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि ग्राफ कर्व लाइन कैसा होगा। इसलिए ओम लॉ की स्टेटमेंट को आप गौर से देखिएगा। मैं अभी आपको ओम लॉ की स्टेटमेंट बताने लगा हूं। A current flowing through a conductor is directly proportional to, मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डिटेल मतलब क्या है, लीनियर रिलेशन, to the potential difference across its ends provided, यहाँ आप गौर करें, provided the physical state such as temperature etc of the conductor remains constant। यानी ओम लॉ भी यही कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो फिर ये रिलेशन रहेगा। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो फिर करंट और पोटेंशियल के दरमियान लीनियर रिलेशन कायम नहीं रहेगा। ठीक है? अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ये लीनियर रिलेशन कायम नहीं रहेगा। और टेम्परेचर को कांस्टेंट ना रखने से क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। मैं फिर उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम्स की वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन जो है उस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, चांसेस ऑफ कोलिजन जितने बढ़ेंगे, करंट के बढ़ने की सलाहियत उतनी कम होती जाएगी। यानी अब अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा तो सही, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना पोटेंशियल को बढ़ाया गया था। यानी लीनियर रिलेशन कायम नहीं रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस को किस तरह डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस टू द कंडक्टर। ये अभी मैं आपको बात बता के आया हूँ। अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की बात करेंगे तो हमको एटम्स के साथ कोलाइड करके आना पड़ रहा है। जितना ज्यादा कोलाइड करके आना पड़ेगा, हम कहेंगे इनकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओहम। और ओहम को किस तरह डिफाइन करते हैं? अगर आप ऊपर वाला रिलेशन देखें, यहाँ से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं, E over I, और यहाँ से रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट डिफाइन किया जा सकता है, 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर। यानी अगर वायर के किनारों पे 1 वोल्ट पोटेंशियल सेट किया जाए और उस 1 वोल्ट पोटेंशियल की वजह से 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे, तो हम कहेंगे कि इस वायर की रेजिस्टेंस यानी ऑपोजिशन है 1 ओम। अच्छा, अब नेक्स्ट वही बात जो मैं शुरू में कर रहा था, कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओहम्स लॉ। यानी वो कौन सी कंडीशंस हैं जो ओहम लॉ को वैलिड रखने के लिए जरूरी हैं। सबसे पहली कंडीशन है टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। अभी मैं बात करके आया हूँ टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहना चाहिए, ताकि एटम की वाइब्रेशन कांस्टेंट रहे। अगर एटम्स की वाइब्रेशन नहीं बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि चांसेस ऑफ और अगर रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगी तो जाहिर बात है पोटेंशियल और करंट के दरमियान लीनियर रिलेशन कायम रहेगा। ओके। सेकंड नंबर पे रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, यानी V और I की जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये वही बात है तो मैंने पहले बताई है। IV ग्राफ, ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल शुड बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये अभी मैं यहाँ बता के आया हूँ आपको। यानी दिस कर्व शुड बी like this, यानी I और V के दरमियान जो ग्राफ है that must be inclined straight line।
ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास दो तरह की डेफिनेशंस हैं, एक ओहमिक कंडक्टर्स और दूसरा नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। आपको इनके नाम से समझ आ रही है, ओहमिक कंडक्टर्स ऐसे हैं जिनमें ओहम लॉ ओबे होता है, यानी जिनके लिए करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है वो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आता है, या जिनके लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, या जिनके लिए कांस्टेंट, जिनके लिए नहीं होता, यानी करंट और वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता। इसमें आपके पास जो डिवाइसेस हैं वो एक तो फिलामेंट बल्ब्स हैं और दूसरा सेमीकंडक्टर डायोड्स, दोनों के ग्राफ सामने गिवन है। अगर आप फिलामेंट बल्ब की बात करें तो आपके पास जो IV कर्व है, शुरू में तो वो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल को एक खास हद से बढ़ाते हैं तो ये एक वोल्टेज वाली साइड पे बेंड हो जाती है। अच्छा, ये वोल्टेज वाली साइड पे क्यों बेंड होती है, ये मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अब आप वोल्टेज को ज्यादा बढ़ाएंगे तो करंट उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। देखिए यहाँ दो पॉइंट्स लें, पोटेंशियल में इजाफा ज्यादा आ रहा है लेकिन करंट में इजाफा उतना ज्यादा नहीं आ रहा। ठीक है जी। यानी अब अगर मैं रेजिस्टेंस की का फार्मूला लिखूंगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, यानी पोटेंशियल में तब्दीली डिवाइडेड बाय करंट में तब्दीली, तो आप गौर करें पोटेंशियल में तब्दीली में पोटेंशियल में इजाफा ज्यादा है और करंट में इजाफा थोड़ा है। ऊपर वाली क्वांटिटी में ज्यादा इजाफा हो रहा है, नीचे वाली क्वांटिटी में कम इजाफा हो रहा है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ रही है। तो दिस इज नॉन ओमिक डिवाइस। इसके बाद सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं, बेटा इसके बारे में हम चैप्टर 18 में बिल्कुल शुरू वाले टॉपिक से देखेंगे कि सेमीकंडक्टर डायोड जो है उनका भी करंट और पोटेंशियल के दरमियान जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता बल्कि कर्व लाइन होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कर्व लाइन आता है तो हम कह सकते हैं कि दीज आर आल्सो नॉन ओमिक डिवाइसेस। बेटा इसके बाद ओम लॉ में हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करते हैं। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है इसकी पहचान होती है, इसको मैं साइड साइड बाय साइड नहीं, इसको हम एंड टू एंड कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, जैसे वो चेन बनाते हैं ना, एक दूसरे के हाथ पकड़ के चेन बनाते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही चेन बनी हुई है। यानी फर्ज करें, अच्छा ये जो आपको जिग जैग फॉर्म में वायर नजर आ रही है, ये रेजिस्टेंस को सर्किट में जाहिर करने का तरीका है, सिंपल है। तो ये तीन रेजिस्टर सामने इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, R1, R2, R3। इन तीनों को हमने एंड टू एंड जोड़ दिया। तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी पहचान ये है कि अगर करंट के फ्लो करने का रास्ता एक ही हो, इसका मतलब है सीरीज हो। यानी आप गौर करें, यहां से लेके यहां तक करंट का फ्लो करने का एक ही रास्ता है, इसका मतलब है कि ये तीनों कंपोनेंट आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ इसकी पहली पहचान बताई है, पहली पहचान क्या बताई है, करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है, पोटेंशियल ऑफ सोर्स इज डिवाइडेड अक्रॉस ईच रेजिस्टर। यानी सोर्स का पोटेंशियल है टोटल V, तो ये हर रेजिस्टर में डिवाइड होगा। फर्स्ट करें, इसके अक्रॉस V1 आ गया, इसके अक्रॉस 2 आ गया और इसके अक्रॉस V3 आ गया, यानी हर कंपोनेंट के इर्द गिर्द डिवाइड होके अपीयर होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा ये याद रखें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। यानी जितने भी रेजिस्टर सर्किट में लगे हुए हैं उनकी सारी रेजिस्टेंस की वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है। यानी इन तीनों को उतार के इनकी जगह अकेला इतना रेजिस्टर लगा सकते हैं, वही काम होगा जो इन तीनों का मिलकर हो रहा है। ठीक है जी। इसके बाद है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप गौर करें, इसकी पहचान ये है, सबसे अच्छी पहचान क्या है कि हर कंपोनेंट को एक जैसा पोटेंशियल मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर
इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। ये देखें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इन तीनों को ऐसे जोड़ा गया है, बेटा इसका दूसरा नाम है साइड बाय साइड। एक बड़ा लिखा खड़ा है, दूसरा लिखा है, तीसरा लिखा है। फिर आप इस तरह हैंड को पकड़ के अब इस तरह खड़े हैं, आमने सामने। यानी अब अगर मैं इस तरह किए हुए हूँ, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है? देखें, बैटरी का पोटेंशियल अगर V है, वो हर एक को V ही मिलेगा। मिलेगा, यानी भी मिलेगा, R3 को भी मिलेगा, R2 को भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन करंट डिवाइड होगा। अब क्या होगा? अब करंट डिवाइड होगा। अगर टोटल करंट आई आ रहा था, तो जितनी ब्रांचेस बनी है करंट उतने हिस्सों में डिवाइड होगा। तो यहाँ गौर करें, आपके पास 3 ब्रांचेस हैं, तो करंट भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। अगर इसके अंदर से I1 फ्लो कर रहा है, इसके अंदर से I2 फ्लो कर रहा है, इसके अंदर से I3 फ्लो कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? रेसिप्रोकल वाला। यानी तब का रेसिप्रोकल लें, तब का रेसिप्रोकल लें, ऐड करें, तो वो किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो वो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर होगा। ठीक है जी। तो इसमें ये बात ध्यान में रखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, वो सबसे बड़ी से भी ज्यादा आती है। यानी फर्ज करें आपने 2 लगाए थे, एक 1 ओम, दूसरा 2 ओम, तो आंसर ऐड करेंगे तो 3 ओम आएगा, यानी 2 ओम से भी ज्यादा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इससे उल्टी स्टेटमेंट होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर है, वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम आता है। चलिए फर्ज करें, एक 1 ओम है, दूसरा 2 ओम है, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट का आंसर 1 से भी कम आएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है, ये भी एमसीक्यूज में आते हैं, कि इनको भी आप अपने माइंड में रखिएगा और याद रखिए। ठीक है। तो इसलिए वायरिंग के दौरान भी अगर हमने रेजिस्टेंस को कम करना होता है, यानी अगर किसी वायर में ज्यादा करंट फ्लो करने का अंदाजा हो, तो हम वो मोटी वायर यूज, क्योंकि जितनी मोटी वायर होगी या जितने वायर्स के गुच्छे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी पर नंबर ऑफ वायर्स जितनी ज्यादा होंगी, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन आंसर कम आता है, तो सारी बात है करंट ज्यादा फ्लो करने की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी। ठीक है जी। तो दिस इज और टॉपिक, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज इतना ही था। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर का, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, वो डिस्कस करूंगा। तब तक मुझे इजाजत दें और अपना ख्याल रखें। काम इसी तरह बहुत अच्छे से तरीके से करते रहें, ताकि एग्जाम के करीब जाके आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलें, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।